एक साल पहले बुनियाद हिलाई गई थी, आज गढ़ जड़ से उखड़ गया है। साउथ अफ्रीका, विश्व चैंपियन साउथ अफ्रीका ने भारत को दिलाई उनकी टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार, जिसके साथ सीरीज 2-0 से हुआ विश्व चैंपियंस के नाम। स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में। सीरीज़ का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ सबा करीम मौजूद है। हमें लगा था सर कि कई गंभीर सवाल रहेंगे इस सीरीज़ के अंत में, तो आई होप आप तैयार हैं। कहाँ से शुरू करें? पहले 5वें दिन की कहानी, क्या इस पिच पर मैच बचाया जा सकता था? निश्चित रूप से बचाया जा सकता था यश, पर पूछने वाली बात यह है कि इसमें से कौन ऐसे बैटर्स थे जो हमें ये मैच बचा सकते थे। और अभी तक का जो प्रदर्शन हमें देखने को मिला है पिछले 2 मैचेस में, उसमें मेरे ख्याल में सिर्फ 2 बैटर्स हैं जिन्होंने वो क्षमता दिखाई है। एक रविंद्र जडेजा और दूसरा वॉशिंगटन सुंदर। दोनों ने जिस तरह की तकनीक की ज़रूरत होनी चाहिए थी इस विकेट पे रन बनाने के लिए और ठहर कर खेलने के लिए, इन दोनों ने दिखाया। रविंद्र जडेजा का जो टेम्पलेट था वो सही था ये इस तरह के विकेट पे रन बनाने के लिए, जो उन्होंने आज बहुत कोशिश की दिखाने के लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने भी भरसक प्रयास किया, और उसके अलावा जितने सारे बैटर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा दुख दिया है भारतीय क्रिकेट फैंस को, जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है। इसमें ना एप्लीकेशन हमें नज़र आया, ना सही तकनीक हमें नज़र आई। कई बार जो फुटवर्क होना चाहिए था वो देखने को मिला नहीं। कई बार जिस तरह से आपको सही लेंथ को पिक करके फुटवर्क दिखाना चाहिए था वो नदारद था। तो इस तरह की बल्लेबाजी अगर आप करेंगे तो फिर आप मैच कहाँ से बचा सकते हैं? तो इस समस्या का हल क्या है? क्योंकि बल्लेबाजों के स्किल अब बीइंग क्वेश्चनड। आप साथ में पिछले 1 साल से ये भी पॉइंट रहा है कि बल्लेबाजों को स्थिरता नहीं दी जाती है टीम मैनेजमेंट के डिसीजन से। तो कौन सा फैक्टर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और क्या समस्या का समाधान है? कई सारे फैक्टर्स हैं यश। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि जब आप टीम टेस्ट साइड बिल्ड कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप खिलाड़ियों को उस तरह का वातावरण दें जो उनको ये एहसास दिलाए कि आपकी जगह इस टीम में सिक्योर है। तभी वो खुलकर खेलेंगे, तभी उनके अंदर जो क्षमता है वो पूरी की पूरी सामने लेकर आएंगे। सबसे पहला ये भारतीय टीम ने किया नहीं है। कई सारे चेंजेस, ये ऑब्सेशन के हमें ऑलराउंडर्स चाहिए, वहाँ पर आपने जो स्पेशलिस्ट स्किल वाले प्लेयर्स हैं उनको आपने हटा दिया टीम से, या फिर उनको खेलने का मौका मिला नहीं, या मिला भी तो 1 या 2 टेस्ट मैचेस खिलाया, उसके बाद फिर से उनको बाहर कर दिया। दूसरी बात यह है कि हमारी तैयारी जिस तरह से होनी चाहिए एक टेस्ट श्रृंखला के पहले, वो हमें नज़र नहीं आई है। और इसको ठीक करने के लिए आपको समय लगेगा, पर वो ठीक तभी हो पाएगा यश अगर आप तैयार हैं इस प्रकार के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। जो कमज़ोरियाँ हम लोगों ने देखी हैं उसको पहले आप रिव्यू कर लीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब तक कि आप इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे नहीं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये गलती हम लोगों ने कई बार की है कि हम लोग इश्यूज़ को एड्रेस करते नहीं हैं। हम बस इंतज़ार करते हैं कि समय गुजर जाए, लोग भूल जाएंगे, फिर से हम वापस वाइट बॉल में अच्छा करने लगेंगे। कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पर अगर आप ये चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में हमारी टीम नंबर 1 बने, जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका की टीम है इस समय, अगर आप ये चाहते हैं कि WTC, हम फाइनल 2 बार खेल चुके हैं, हम WTC के चैम्पियन बने, तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा। और ये मेहनत की शुरुआत अब एक नए सिरे से करनी होगी। तो उसके लिए समय लगेगा, पर आपको समय इन्वेस्ट करने के लिए आप थोड़ी फ्रीडम दीजिए सेलेक्टर्स को और टीम मैनेजमेंट को, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी। स्पेशलिस्ट का आपने जब जिक्र किया तो 2 नाम सबसे पहले उछलते हुए जहन में आए, सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन। दोनों इसी डोमेस्टिक सिस्टम के प्रूवन पेडिग्रीड परफॉर्मर्स हैं, लेकिन दोनों को मौका नहीं दिया गया। अगर बाहर के सीरीज़ में आर्ग्यूमेंट थी कि शायद इन कंडीशंस में हमें ठीक नहीं लगे, पर इन कंडीशंस में जहां इन्होंने सालों से इतने रन बनाए हैं, अगर वो होते कहानी अलग हो सकती थी। ज़रूर हो सकती थी, क्योंकि इन दोनों का अनुभव है यहाँ के कंडीशन पर रन बनाने का। पर मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब आप बाहर ले गए हैं इन खिलाड़ियों को, आपने इनका चयन किया है उनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को देखकर, या फिर सरफराज खान के इंटरनेशनल अपीयरेंसेस को देखकर, जहाँ पर उन्होंने रन बनाए हैं, 150 बनाए हैं उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर आप पहले मौका तो दीजिए। हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि जिस खिलाड़ी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इंडिया में रन बनाया है या फिर होम सीरीज़ में रन बनाया है
वो बाहर जाएगा जब ओवरसीज़ कंडीशंस में, वहाँ पर वो रन बना नहीं सकता है। जब तक कि हम उस खिलाड़ी को ट्राई आउट करेंगे नहीं, उसके पहले हम कैसे ये मन बना लेते हैं कि ये खिलाड़ी इन कंडीशंस के लिए ठीक है, ये बैटर यहाँ पे कंडीशंस के लिए ठीक नहीं है। ये तो उचित नहीं है ना। तो इसीलिए मैं वापस बात कर रहा हूँ ना कि उस तरह का इन्वायरमेंट आपको बनाना होगा कि मैंने आपको चयन किया है, मुझे लगता है कि आप हर एक प्रकार के कंडीशंस में खेल सकते हैं। अगर आप नहीं खेल पा रहे हैं, उसके लिए हम आपको तैयार करने की भी कोशिश करेंगे, और फिर अगर आप फेल करेंगे वहाँ पे जाके, तो अलग बात है कि हम नए खिलाड़ियों का चयन करेंगे। पर उसके पहले आपने खुद डिसाइड कर लिया कि ये खिलाड़ी बाहर अच्छा नहीं खेल सकता, ये खिलाड़ी सिर्फ यहीं अच्छा खेल सकता है, और अगर यहीं अच्छा खेल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं खिलाया आपने उसको? सवाल कई हैं, बदलाव कितने होंगे वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत का अगला टेस्ट मैच तो 8 महीने दूर है श्रीलंका में। भारत का अगला होम टेस्ट मैच 1 साल से अधिक दूर है। ये भी एक बड़ी चुनौती है जब आप इस टेस्ट सेटअप को इम्प्रूव करना चाहें, जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलें इतना कम, और जब भी खेलें वो इमीडिएटली आफ्टर वाइट बॉल असाइनमेंट्स हो, तो समस्या का हल ढूंढना और मुश्किल बनता जाता है। मैं तो उसको अलग तरीके से देखता हूँ यश। मुझे लगता है कि जो स्थिति इस समय भारतीय टेस्ट टीम के लिए है, उनके लिए बहुत ही शानदार ये अवसर है इस टीम को रीबिल्ड करने का। तो ये जो समय आपको मिला है, ये इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए टीम को सशक्त बनाने में। ऐसे खिलाड़ियों को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनको तैयार करने में समय गुजारिए, तभी आपकी टीम बनेगी। ये जो आने वाले जो सीरीज़ होने वाले हैं, वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के कंडीशंस मिलेंगे, वेरिंग कंडीशंस मिलेंगे। श्रीलंका में आपको टर्नर्स मिलेंगे, न्यूजीलैंड में आपको सीमिंग कंडीशंस मिलेंगे, यहाँ पर फिर आप होम सीरीज़ आएंगे खेलने के लिए, वहाँ पे थोड़ा कुछ हद तक टर्निंग ट्रैक्स मिलेंगे। तो ये ऐसा समय है जहाँ पे भारत के पास वक्त ही वक्त है एक नई तो नहीं मैं कहूँगा, पर हाँ एक सशक्त और एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट टीम बनाने का, ऐसे खिलाड़ियों को चुनने का जिनके अंदर सही टेम्परामेंट है, सही स्किल है, सही तकनीक है, सही एप्लीकेशन हो, जो इस प्रकार की चुनौतियों के सामने जो परफॉर्म कर पाए, ना ही केवल बल्लेबाजों को। तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स भी चाहिए। मैं अभी भी मुझे लगता है कि पेस बॉलिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है वो काफ़ी मजबूत है, उसको आप तैयारी करवा सकते हैं, पर हमारे पास पूल ऑफ पेस बॉलर्स काफ़ी हैं। हमारे पास दिक्कत है सही बैटर्स के लिए और स्पिनर्स को चुनने में। इस सीरीज़ के साथ एक और जो लॉन्ग रनिंग सरदर्द है, वो सरदर्दी और बढ़ेगी कि कौन से कंडीशंस बेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ अब आपने देख लिया कि एक रैंक टर्नर पे आपके बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, और एक ट्रेडिशनल इंडियन पिच पे आपके दोनों यूनिट्स नाकाम रहे। वेरी गुड पॉइंट यश। ये इसीलिए मुझे लगता है कि ये अब बहुत ही शानदार समय है भारत को अपने आप को टीम को बनाने में मेहनत करने का। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप दोनों मैचेस हम अगर रैंक टर्नर्स में हार जाते, तो हमें ये लगता है कि नहीं हम फ्लैट विकेट बना लेते हैं, आइडियल इंडियन विकेट्स बनाते हैं जहाँ पर डे 3 से बॉल टर्न करेगी, वहाँ पर तो हम जीत ही जाएंगे। पर ये दोनों हार ने हमें ये दिखाया है कि हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे बैटर्स में कमियां हैं, हमारी जिस तरह की स्पिन बॉलिंग होनी चाहिए उसमें भी कमियां हैं, चाहे वो फ्लैट विकेट पे हो या फिर टर्नर्स पे हो। तो इसीलिए ये शानदार अवसर है भारतीय सेलेक्टर्स के ऊपर कि वो थोड़ा मेहनत करें सही प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि यहाँ पे ख़ास करके गुवाहाटी टेस्ट मैच जो हम हारे हैं, बुरी तरह से हारे हैं, ये सबसे बड़ी हार है ये टेस्ट क्रिकेट में। तो इसमें सबसे बड़ा फेलियर रहा है भारत के बैटिंग का, दोनों ही पारियों में। जब विकेट बहुत अच्छा था तब आपने 201 बनाया, जब विकेट थोड़ा बहुत टर्न करने लगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलने लगा, वहाँ पर हम 140 पे आउट हो गए। तो हर एक पैरामीटर्स पे हम फेल कर गए हैं। तो अब आपको देखना होगा कि हमें ऐसे प्लेयर्स चुनने होंगे जो सही मायने में स्पेशलिस्ट हों, जो लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर पाए। पर ये होता नहीं है यश। मैं यही उम्मीद करता हूँ और मेरी दुआ यही रहेगी कि वाइट बॉल के परफॉर्मेंसेस से हम इन्फ्लुएंस ना हो, हम रिसेंसी ऑफ परफॉर्मेंस इन वाइट बॉल क्रिकेट से हम इन्फ्लुएंस ना हो, हम वापस जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहाँ पर खिलाड़ियों को ढूंढें और वहाँ से हम चेंज शुरू करें टेस्ट क्रिकेट के लिए। पहला अवसर है ये जहाँ भारत एक घर के टेस्ट सीरीज़ में एक भी पारी में 250 का मार्क नहीं छू सके, पर भारत इस सीरीज़ की बस आधी कहानी है। अब चलते हैं बाकी के कहानी पर, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक परफॉर्मेंस जिसने साफ साफ दर्शा दिया। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग सवाल उठा रहे थे उनके वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीतने के क्रेडिबिलिटी पर अब वो सवाल कोई किसी की हिम्मत है उठा के दिखाए?
किसी की मजाल है कि कोई उठा ले। गज़ब का प्रदर्शन यश उनका रहा है। और इसके पहले पाकिस्तान वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने दिखा दिया कि पाकिस्तान ने भी उनको पहला टेस्ट मैच हराया, वहाँ से उन्होंने वापसी की, दूसरा टेस्ट मैच बहुत ही आसानी से जीते। वहाँ पर ऐसे खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया जो मैच विनर साबित हुए। यहाँ पर भी आके उनका टीम सिलेक्शन इतना शानदार रहा, मुझे तो लग रहा था कि पहले टेस्ट मैच में उनको मुथुस्वामी को भी खिलाना चाहिए था। वो अलग बात है कि उन्होंने खिलाया नहीं, पर उसके बावजूद वो टेस्ट मैच जीते। उन्होंने 2 ऐसे स्पिनर्स को टीम में रखा जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है लंबे स्पेल्स डालने का, साइमन हार्मर और केशव महाराज। उनको ये भी एहसास हो रहा था कि भारत के टीम में कई सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, एक ऐसा उनके पास ऑफ स्पिनर होना चाहिए जिसके पास अनुभव हो और जो इस तरह के विकेटों पे शानदार गेंदबाजी कर पाए। तो उनका टीम सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा, उनके बैटर्स ने अच्छी तरह से तैयारी की थी, उन्होंने उनका टेम्परामेंट काफ़ी अच्छा दिखा, एप्लीकेशन शानदार अच्छा दिखा। और ओवरऑल ये क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है इस समय साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स में और भारतीय खिलाड़ियों में, और ये दर्शाया है ये वर्ल्ड चैम्पियंस दक्षिण अफ्रीका ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे साइमन हार्मर, 17 विकेट लिए हैं, औसत 9 का भी नहीं था। और हमारे ऑफ स्पिनर ने सिर्फ 1 विकेट लिया है। बिल्कुल। तो ये परेशानी ऑफ स्पिनर की नहीं, ऑफ स्पिन की है कि हम ऑफ स्पिन के सामने अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। हार्मर पर आपके ख्याल, एक ऐसे खिलाड़ी जो 10 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी इधर ही और बहुत कठिन सीरीज़ रहा था, उसके बाद ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन 1000 फर्स्ट क्लास विकेट्स का तजुर्बा लेके आए थे और वो दर्शाया। इनकी रियल स्टोरी है ये यश के, एक ऐसा प्लेयर जो भारत में आके जिसने कोशिश ज़रूर की होगी इन कंडीशंस में विकेट लेने के लिए, उसको लगने लगा होगा उसके बाद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में परफॉर्म करने के लिए उनको और बहुत कुछ ऐड करना होगा अपने बॉलिंग में, उनको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना होगा। और ये सारी चीज़ें इस श्रृंखला में नज़र आई। वो जो 1000 विकेट लेने का जो अनुभव है उसका फ़ायदा हमें ये दिखा है। उनको ऐसे विकेटों पे गेंदबाजी करने का जहाँ पर बॉल घूमती नहीं है, वहाँ से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब विकेट आपको ऐसी मिल रही है जहाँ पे टर्न नहीं है, जहाँ पे बाउंस नहीं है, वहाँ पर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपने क्राफ्ट के ऊपर, किस तरह से बॉल को और ज़्यादा स्पिन कराया जाए, किस तरह से एंगल चेंज करके बॉलिंग की जाए, किस तरह से पेस में वेरिएशन लाया जाए। और ये सारी चीज़ें हमें इन 2 टेस्ट मैचेस में साइमन हार्मर की गेंदबाजी में देखने को मिली। ये बहुत बड़ा सबक है बहुत ऐसे खिलाड़ियों के लिए जिनको मौका मिलता है, जो ड्रॉप हो जाते हैं और वो फेड कर जाते हैं, फिर वो वापस आते नहीं हैं। तो ये एक उन खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बड़ा सबक है। कहानी मार्को यान्सन की भी है। 2 साल पहले जब भारत आए थे विश्व ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, तब कलकत्ता में ही मुकाबला था जहां वो एक बहुत ही फॉरगेटेबल मुकाबला रहा उनके लिए। भारत के अगेंस्ट अपने लाइंस पूरी तरह से खो गए थे न्यू बॉल से। इस सीरीज़ में पूरा काया पलट, और एक काफ़ी आयरॉनिक मामला है कि एक ऑलराउंडर ने इस इंडियन टीम को हार चखाई है जो ऑलराउंडर्स को बहुत चाहते हैं। पर उनकी जब टीम में एंट्री हुई थी वो एक स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म सीम बॉलर थे, उन्होंने मेहनत की अपने दूसरे स्किल के ऊपर, और अब ये उनकी पोजीशन हो गई है कि वो सही मायने में एक उनकी गिनती होनी चाहिए शानदार ऑलराउंडर्स में, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है। रबाडा इन दोनों टेस्ट मैचेस में मौजूद नहीं थे, उनकी जगह पे तो नहीं, उनके चूँकि रबाडा खेल नहीं पा रहे थे, इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली विकेट लेने की भी और अंत में रन्स बनाने की भी। और एक और चीज़ इससे नज़र आती है कि जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोच है, जो कप्तान है, उनके ऊपर कितना भरोसा दिखाया है, उनको उनके पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए वो स्पेस दिया है उनको कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेहनत करें, गेम प्लान बनाएं, और उन्होंने खूब बनाया है प्लान्स इंडियन बैटर्स के सामने। एक ऐसे विकेट पे जहाँ पर बाउंस था, उनको एहसास हो गया कि अगर वो छोटी गेंदें डालेंगे, शॉर्ट पे डिलीवरी डालेंगे तो उनको विकेट मिलेगा, और वही किया मार्को यान्सन ने। तो आखिरकार ये कहानी है साउथ अफ्रीका के कप्तान की भी, क्योंकि तेम्बा बवूमा अब 12 टेस्ट उनके कप्तानी में खेले हैं साउथ अफ्रीका ने, एक बार भी हार नहीं झेला है। इस साल तो लगा होगा जून में कि जो लॉर्ड्स में हासिल किया उससे ऊपर आप जा नहीं सकते इस साल, पर अब ये वाइट वॉश इधर, जो कि पिछले साल तक क्रिकेट जगत का टफेस्ट टेस्ट माना जाता था। हाँ, ये एक तरह से फाइनल फ्रंटियर था। कई दिग्गज कप्तानों ने प्रयास किया है यहाँ पे आके श्रृंखला जीतना, टेस्ट मैच जीतना,
और वो अचीव कर नहीं पाए जो बवूमा ने किया है। वो भी एक ऐसी टीम के साथ जो अभी भी रीबिल्ड करने की कोशिश कर रही है। उनकी अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें, ट्रिस्टन स्टफ जो नंबर 3 पर खेल रहे हैं, पिछले मैच में व्यान मुल्डर को उन्होंने खिलाया। तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल में वो WTC फाइनल का जीतना, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ख़िलाफ़, उससे बवूमा और उनकी टीम का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस टीम को एक तरह से एकत्रित करने में, वो कोहेसिव यूनिट बनाने में बवूमा का बहुत बड़ा काम रहा है। उन्होंने बहुत मेहनत की इस टीम को बनाने में, और अंत में अपने प्रदर्शन के थ्रू उन्होंने इज्जत जीती है इस टीम में। चलिए, तो बधाई टेम्बा बवूमा, बधाई साउथ अफ्रीका जिन्होंने जीता भारत में एक टेस्ट सीरीज़ 25 साल के बाद। शुक्रिया सबा करीम आपके वक्त और आपके साथ के लिए। एक ऐतिहासिक टेस्ट साउथ अफ्रीका के लिए, एक टेस्ट जिसके बाद सवाल कई उठेंगे भारत की ओर, जो अपने टेस्ट इतिहास में पहली बार एक 2 साल के अंतराल में हार चुके हैं 11 टेस्ट मैच।